अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उनको आने वाली आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। और अगर आपको कोई चैनल के हवाले से कोई कमेंट्स करने हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके साथ हम एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ऑफ बिटवीन दी ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या और ये किसका यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है इट इज़ दी एनर्जी एक्वायर्ड। इसका मतलब है ये जो यूनिट है ये एक एनर्जी का यूनिट है। अगर जस्ट वोल्ट लिखा हो वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम उसको नोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर हम इसको एनर्जी का यूनिट जो है वो ट्रीट करते हैं। इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं वो कुछ यूँ भी आते हैं कि इसके साथ ये भी लिखा होता है प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर प्रूव करें। तो आज हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से इसके बराबर भी है, लेकिन पहले हम डेफिनेशन को जो है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूँ कहता हूँ कि फर्ज कर लें आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव और एक आपके पास जो है वो पॉजिटिव प्लेट है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी वो 1 वोल्ट के बराबर है। और इस तरह अगर आप इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखें, बिलफर्ज में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद आपको पता है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवर्स करेगा, मूव करेगा। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो खुद मूव कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये अपनी एनर्जी फिर क्या करता है, लॉस्ट। लेकिन अगर वो यहाँ पे पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इसको इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो डेफिनेट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और यही वर्क डन इसके अंदर एज एनर्जी के तौर पे जो है वो स्टोर होगा, जिसको हम कहेंगे इट गेन्स एनर्जी। तो अब इसको हम स्टेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस्ट आर गेन व्हेन इट इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो तब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन्ड और लॉस्ट। तो ये था इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि किस तरह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी के बराबर है। उसके लिए हमने पहले जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारे पास बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। और वर्क डन हमें पता है कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है। तो हम इस रिलेशन को यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब हम अपनी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। वो क्या थी कि आपके पास चेंज इन पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल है और चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये आपके पास जो एनर्जी है जिसको आप डेल्टा यू कह रहे हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट का प्रोडक्ट, जिसको आप जो है वो लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम फर्दर इस एनर्जी की वैल्यू जो है वो पुट इन करेंगे। वो क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हम ये वाले चार्ज की वैल्यू, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इक्वल आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम देखें गौर से इस फार्मूले से भी, तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम के। तो जहाँ से आप लिख सकते हैं वोल्ट कूलम किसके इक्वल है, जूल के। तो ये जो ऊपर रिजल्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर आ जाएगा। यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया कि हाँ वाकई ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का ही यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे जूल आ गया साहब। इसी तरह अगर आप यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड कर देंगे।
ये जो 1.6 10 माइनस 19 है, इधर डिवाइड हो जब, तो आपके पास ये 1 जूल के बराबर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल के बराबर होंगे। ये भी प्रूफ में पूछा जा सकता है। तो ये तो था आपका एक इसका टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हवाले से। दूसरा, अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो कौन सा है, ये आपने प्रूव करना है इसका। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसीडर करते हैं, वो आपके पास है वोल्ट ओवर मीटर। तो यहाँ पे हमने ये प्रीवियसली भी यूज़ किया है, वोल्ट किसके इक्वल है जूल पर कूलम के, तो ये वोल्ट की जगह आ जाएगा जूल पर कूलम ओवर मीटर। और यहाँ पे अगर हम इसको कूलम को नीचे लिखें तो ये आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। अब हमें वर्क डन के फार्मूले से भी पता है कि वर्क डन के फार्मूले में आप जूल को इक्वल लिखते हैं न्यूटन मीटर के। ये वाला कौन सा फार्मूला था, डेल्टा वी इक्वल है डेल यू ओवर क्यू के। तो इस तरह आप इसको जो है वो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर कूलम मीटर, मीटर मीटर के साथ कट गया, न्यूटन पर कूलम होगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये इसके साथ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था। तो बेटा जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी जो है वो नोट करेंगे। वो देखेंगे हम कौन कौन सी है। तो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी नोट करने से पहले हम इसके दोनों के ना फार्मूलाज लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसी तरह एफ जी का फार्मूला है GM1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास दोनों के फार्मूलाज हैं। तो पहले हम इनकी सिमिलरिटीज़ जो है वो नोट करते हैं। वो क्या है, आप जैसे कि फार्मूले से देख रहे हैं, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें ये कहता है कि FEB और FGB दोनों 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। दूसरी सिमिलरिटी इनमें ये है, बोथ ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपने पार्ट 1 में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था ऑसिलेशन और वेव्स वाले टॉपिक के अंदर। उसमें आपने ये कहा था कि एक वेव जब दूसरी वेव के साथ ऐड होती है, तो उसमें जब क्रस्ट के साथ या ट्रफ के साथ ऐड होता है, तो वेव्स ऐड अप होके एम्पलीट्यूड उसका जो है उसमें जमा कर लेते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वेव का। लेकिन यहाँ पे सुपरपोजिशन वेव की नहीं है, बल्कि चार्जेस या मैसेज की है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास छोटे चार्जेस हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी, और अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर लेंगे, बड़े चार्ज ले लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो तब उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फोर्स बढ़ जाएगी। इसी तरह मैसेज बढ़ाने से भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। ये था इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थर्डली ये है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस से क्या मुराद है, पार्ट 1 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इसमें आपने कहा था कि अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएं और कोई सा भी रास्ता इख्तियार करें, हर रास्ते के लिए, हर पाथ के लिए वर्क डन जो है वो सेम रहता है। जिसमें आपने एक स्टेटमेंट लिखी थी, आपने कहा था वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी। तो जब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो, तो फिर हमने कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं, तो मूव आउट करवाने में आप रास्ता जो सा मर्जी इख्तियार करें, तो उसके लिए ये जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी उसी तरह ही वर्क डन के इंडिपेंडेंट होगा, ये भी कंजर्वेटिव होगा, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये इसकी 3 सिमिलैरिटीज़ थी।
अब हम इनकी डिसिमिलरिटीज़ जो है वो नोट करेंगे। तो ये इसकी डिसिमिलरिटीज़ हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है कि दोनों के फार्मूलाज ही मुख्तलिफ हैं। फिर हमने इनके कांस्टेंट बताया कि दोनों के कांस्टेंट मुख्तलिफ हैं, वैल्यूज़ चेंज है उनकी। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब ये है कि अगर चार्जेस जो है वो दरमियान में हम थोड़े से भी चार्जेस हों तो दरमियान में उनकी अट्रैक्शन रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसा कि हम इसको देखते हैं उसके कैपेसिटर के अंदर जो है, या फिर इस तरह किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस करने से दूसरे चार्जेस को बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपल्ड करता है। या फिर इलेक्ट्रिक करंट की एक एग्जांपल है जिसमें चार्जेस जो है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव आउट करते हैं। ये एक वीक फोर्स है। वीक फोर्स है मतलब आप ये देखें कि जैसे ये दो बॉडीज हैं, इनके मैसेज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये इनका मैस कम है, और ये मैस कम होने की वजह से इनकी दरमियान फोर्स की वैल्यू भी कम है। तो फोर्स की वैल्यू कम है लेकिन है ज़रूर, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही। ये एक वीक फोर्स है। ये शील्ड हो सकती है, यानी कि आप इसको जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे दरमियान में अगर दो चार्ज पार्टिकल थे, दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स थी, दरमियान में आपको मीडियम रख दें। जब दरमियान में आपको मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, इसकी फोर्स कम हो जाएगी। हमने वो एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम वाला पॉइंट इसके लिए पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है दरमियान में अगर आप मीडियम रखेंगे तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसका मतलब है ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये वाला पॉइंट भी हमने देखा कि इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट, जबकि ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे ये देखें, अर्थ नीचे है, अर्थ फिर भी इस मार्कर को खींच रही है अपनी तरफ, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब है दरमियान में ये जो शील्डिंग थी, ये जो बोर्ड था, ये इसको रोक नहीं सका। इसके अलावा अगर आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे भी चले जाएं तो तब भी अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। दरमियान में जो फ्लोर्स हैं वो भी उसको शील्ड नहीं कर पाए, रोक नहीं सके। इसके बाद हमारे पास है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, थोड़े से फासले तक ही अट्रैक्ट या रिपेल होती है, उसके बाद फिर ये नहीं होती। जबकि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफ़ी दूर तक भी अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती है, जैसा कि सन की अर्थ के ऊपर अट्रैक्शन है या मून के ऊपर अर्थ की अट्रैक्शन है। इसके अलावा लास्ट पे हम देख रहे हैं कि ये जो है दोनों तरह की फोर्स है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, और हम उसमें एक प्रूफ भी देख रहे थे कि ये एनर्जी का यूनिट है, तो ये किसके इक्वल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर हमने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी जो है ये भी नोट की है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।